हेलो। हाँ। तो नया बेचारा नजर आ रहा है। नया है जी। नया बछेरा है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, तो और सब बढ़िया। जानते हैं, अभी आ रहे थे, एगो इसी बैच की लड़की है, एकदम सज धज के जा रही थी उधर। बताइए, बैच के टाइम में वो सज धज के कहाँ जा रही थी? आकर के पढ़ना न चाहिए उसको। हॉस्टल से निकली होगी, पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, पानी ठंडा नहीं आता है। आप लोग इतना पानी पीते हैं, कहाँ से उतना ठंडा पानी आ पाएगा? मशीन का भी अपना एक कैपेसिटी होता है। आए? हाँ, ऐसे पानी तो रहना चाहिए जी। पानी ना है, ना है, गरम रहता है। और पूरा गरम रहता है। मशीन लगा हुआ, क्या बात है? ऊपर में जाके देखिए ना आप, ऊपर में जाके देखिए, मशीन नहीं चलता है। बट झूठ बोलते हैं आप लोग देखे हैं? ऐसा ही बात है जी, मशीन नहीं चलता है। सही बात है जी, मशीन नहीं काम करता है। हमको भी तो वही पानी आता है। हमको कौन अलग से आता है? नहीं, हमको तो लग रहा था वही पानी आता है। हम तो कभी कल वही मंगा के पीते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। गर्मी में थोड़ा पानी का दिक्कत रहता है, देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, देखते हैं मशीन काम करता है कि नहीं करता है। सही करवाते हैं, अगर गड़बड़ हो गया होगा तो सही करवाते हैं, नहीं तो आप लोग झूठ भी ना बहुत बोलते हैं। आप लोग का कोई भरोसा है? अच्छा ठीक है, पता करवाते हैं हम। चलिए हटाइए, अब कमेंट हटाइए। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। शांत रहिए, अब एकदम शांत रहिए। देखिए, भारत में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये सभी यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, और ये सभी यूरोपीय कंपनी भारत आकर के मसालों का व्यापार, नील का व्यापार, चाय का व्यापार, कॉफी का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, ये तमाम वस्तुओं का व्यापार यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में किया गया। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा इन तमाम वस्तुओं का व्यापार जो है भारत में किया गया। ठीक है, अब हम आपको जो बतला रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम आपको बतला रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जो है हम आपको बतला रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जो हम आपको बतला रहे थे, उसमें
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ बात पिछले सेशन में हम आपको बताए थे और कुछ बात जो है आगे हमको बताना है। अब पिछले सेशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो कुछ बात बतलाए थे उसको पूछते हैं और आप उसका जवाब दीजिए, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम्मिलित रूप से ही आप जवाब दीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला और दूसरा व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश के। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन। किस अंग्रेज ने जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफलता प्राप्त की? सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो ने। मुगल बादशाह, किस मुगल बादशाह ने 1717 में व्यापारिक छूट दिया जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था? लिबेंट कंपनी ना। चलिए ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं। ये सब बात याद है ना जी? पिछले क्लास में बताए थे। अब समझिएगा। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज जानते हैं उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत किया। ऐसा अंग्रेज क्यों किया? देखिए, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी तो उस समय उत्तर भारत में मुगलों का शासन था और उत्तर भारत में जो मुगलों का शासन था, मुगल काफी शक्तिशाली था। मुगल काफी शक्तिशाली था और दक्षिण भारत में मुगलों जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था। दक्षिण भारत में मुगलों जैसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था और मुगल बादशाह जैसे योग्य और शक्तिशाली शासक नहीं थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाते हुए सबसे पहले अपनी स्थिति को दक्षिण भारत में मजबूत किया और जब 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया, तब धीरे धीरे जो है आपको मुगल उत्तर भारत की ओर तब धीरे धीरे अंग्रेज उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुआ और उत्तर भारत में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया। अंग्रेजों के विषय में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर बनाया था। और देखिए, अंग्रेज स्टेप बाय स्टेप, अंग्रेज की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज स्टेप बाय स्टेप भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करने का काम किया था। और अचानक जो है ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेज भारत आया और भारत को अपने कब्जे में कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज भारत में परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने का काम किया। अंग्रेजों ने 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर बनाया। अंग्रेजों ने जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर बनाया, एक की अगर हम लोग बात करें तो एक था आपको बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा था आपको मुंबई प्रेसिडेंसी
और तीसरा था आपको मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा था आपको मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए आज भी भारत में अगर देखा जाए तो जो कुछ प्रमुख महानगर है उसमें मुंबई का नाम आता है, उसमें मद्रास का नाम आता है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कोलकाता का नाम आता है, कोलकाता का नाम आता है, फिर आपको दिल्ली का नाम आता है। तो खैर दिल्ली आने में तो अंग्रेजों को काफी समय लगा, दिल्ली आने में अंग्रेजों को काफी समय लगा और दिल्ली आने में अंग्रेज को काफी समय लगा और 1803 में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है आपको दिल्ली पर कब्जा किया। उससे पहले दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने जो है आपको मुंबई को, कलकत्ता को, मद्रास को, इन सभी को जो है अपने कब्जे में कर लिया और यहां पर अपना मुख्यालय नगर अर्थात प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में जो है अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय नगर बनाने का काम किया। अब इसमें आप देखिएगा कि मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है और मुंबई सालसेट द्वीप पर है। और मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई प्रारंभ में पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगाली का कब्जा था मुंबई पर। मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो शुरू में मुंबई पर जो है पुर्तगाली का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगाली। शुरू में मुंबई पर जो है आपको पुर्तगाली का कब्जा था। एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन द ब्रेगेंजा, समझ गए? तो कैथरीन द ब्रेगेंजा पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका नाम था कैथरीन। कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। जब विवाह हुआ ना तो कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी और शुरू में मुंबई पुर्तगालियों के ही अधीन था। तो पुर्तगालियों ने कैथरीन के विवाह के उपलक्ष्य में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दिया। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दिया। तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में मिला। तो चार्ल्स द्वितीय को लगा कि हम मुंबई का करेंगे क्या। तो चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यानी चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया और कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप हमको इसका 10 पाउंड वार्षिक किराया दीजिए और मुंबई ले लीजिए और आप अपना जो है व्यापार कीजिए। इस प्रकार से जो मुंबई पहले पुर्तगालियों के अधीन था, वह मुंबई जो है आपको अब आ गया अंग्रेजों के अधीन। और फिर अंग्रेजों ने मुंबई को अपना प्रेसिडेंसी नगर भी बनाने का जो है आपको काम किया और मुंबई में मराठों का शासन था और अंग्रेजों ने मराठा शासकों के साथ युद्ध लड़ा और मराठा शासकों के साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़ा, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 और इन युद्धों के माध्यम से ही अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी को पूरी तरीका से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। संपूर्ण मुंबई के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इसके बाद अब देखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी। देखिए अंग्रेजों की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेजों ने, आप सब लोग जानते हैं कि पहला कारखाना अंग्रेजों ने खोला सूरत में, दूसरा आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में,
अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला, 1651 में हुगली में खोला। और बंगाल का एक सूबेदार हुआ करता था, उसका नाम था अजीम उस शान, अजीम उस शान। बंगाल का सूबेदार हुआ करता था अजीम उस शान। और देखिए हम बात बता रहे हैं 1690 के दशक का, 1690 ईस्वी के आसपास का बात बता रहे हैं। और 1690 ईस्वी की अगर आप बात करेंगे तो 1690 ईस्वी में बंगाल में शासन हुआ करता था मुगलों का। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल एक प्रांत हुआ करता था। और अगर आप मुगल प्रशासन को पढ़े हैं, जो कि हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप मुगल प्रशासन को देखेंगे तो प्रांतों में जो मुगलों का शासन हुआ करता था, मूल तौर पर दो पदाधिकारी प्रांतों में मुगल शासन को देखने का काम किया करता था। एक था दीवान और दूसरा था सूबेदार। मुगल काल में प्रांतों में शासन दीवान और सूबेदार नामक दो पदाधिकारियों के द्वारा जो है आपको प्रांतों में शासन प्रशासन को जो है आपको देखा जाता था। तो 1690 ईस्वी के आसपास बंगाल के सूबेदार थे, उनका नाम था अजीम उस शान। अजीम उस शान ने अंग्रेजों को 3 गांव 1200 रुपया वार्षिक किराया पर रेंट पर दिया था। वो 3 गांव था सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। और एक अंग्रेज हुआ जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर, जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर, ये तीनों गांव को मिलाकर, सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर, ये तीनों गांव को मिलाकर जॉब चारनाक ने कलकत्ता नामक शहर को बसाया। और यही कलकत्ता 1774 से 1911 ईस्वी तक जो है आपको भारत की राजधानी बनी रही थी। और अगर आप 18वीं सदी के भारत की बात करेंगे तो 18वीं सदी के भारत में सबसे संपन्न प्रांत आपको बंगाल प्रांत ही हुआ करता था। और अंग्रेज जब बंगाल पर कब्जा किया तो अंग्रेजों को भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। और एक बात आप जानिए, शुरू में अंग्रेज जब व्यापार करने आया था ना, तो अंग्रेज चांदी लेकर आता था व्यापार करने के लिए, चांदी लेकर व्यापार करने के लिए आता था। भारत में चांदी दे देता था और उस चांदी के माध्यम से ही व्यापार करने का काम किया करता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1757 के पलासी के युद्ध से बंगाल पर कब्जा किया, तो बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों को बंगाल के नवाब के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हुआ। और इसके बाद अंग्रेज जानते हैं अब ब्रिटेन से धन संपत्ति लाना बंद कर दिया, बल्कि अंग्रेज भारतीय धन से, अंग्रेजों को जो भारत में धन प्राप्त हुआ उसी से अंग्रेज भारत में कच्चा माल खरीदता था और उस कच्चा माल को ब्रिटेन भेजता था। और फिर उसी तरीका से जो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू में अंग्रेज जो है चांदी लेकर के आता था और उसके माध्यम से व्यापार करता था। लेकिन जब बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के अधीन आया अब जो है ब्रिटेन से धन संपत्ति आना बंद हो गया। अब भारतीय रुपया के माध्यम से ही अंग्रेज भारत में व्यापार करने का जो है आपको काम करने लगा। समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद जो है आपको मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास को भी अंग्रेजों ने शुरू में रेंट पर लिया। पर लिया और धीरे धीरे जो है मद्रास पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने व्यापारिक काल में जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर बनाया था, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, और यही तीनों स्थान पर कब्जा किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। और फिर सबसे पहले दक्षिण भारत पर कब्जा किया और दक्षिण भारत पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुआ। और धीरे धीरे अंग्रेजों की हम लोग बात करें तो अंग्रेज अपनी नीतियों के तहत जो है भारत के अलग अलग भूभाग में अपना व्यापारिक कारखाना खोला और युद्ध के माध्यम से तथा अपनी अन्य नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब्जा करने का काम किया। पूरे भारत तो नहीं, लेकिन भारत के अधिकतर भूभाग को अंग्रेजों ने
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया, या तो युद्ध के माध्यम से, या सहायक संधि के माध्यम से, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, या अन्य तौर तरीका से, कुप्रशासन के माध्यम से। यानी अंग्रेज की अगर आप बात करेंगे तो कोई एक तौर तरीका से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि अलग अलग तौर तरीका से जो राज्य जिस रूप में मिलाया गया उस राज्य को उस रूप में मिलाने का काम जो है आपको अंग्रेजों ने किया। समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। अब नीचे से लिखिए तो लिखिएगा, लिखिएगा। मुंबई, मुंबई, मुंबई डैश देकर के लिखिएगा। इसका संस्थापक गेराल्ड अंगियार, गेराल्ड अंगियार लिखना पड़ेगा लगता है। इसका संस्थापक गेराल्ड अंगियार लिख रहे हैं, चिंता नहीं करना है। इसका संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है इसका संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है, फुल स्टॉप। यह शहर सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप भी लिखना पड़ेगा। यह शहर सालसेट द्वीप पर सालसेट द्वीप पर सालसेट द्वीप भी लगता है लिखना पड़ेगा, लिख लिए। यह शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है, स्थित है। प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में यह शहर पुर्तगालियों के अधीन था। प्रारंभ में यह शहर पुर्तगालियों के अधीन था। प्रारंभ में यह शहर पुर्तगालियों के अधीन था। फुल स्टॉप। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब ब्रिटेन के सम्राट पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो पुर्तगालियों ने
पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई, 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 पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। फुल स्टॉप। चार्ल्स द्वितीय, उसी में चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर चार्ल्स द्वितीय मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार मुंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार मुंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। आगे हेडिंग मारिएगा कोलकाता। डैश देकर लिखिएगा। बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने, लिखिएगा, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 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 मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पर 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 सूतानती कालीकाटा और गोविंदपुर बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पर सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर
नामक तीन गांव को अंग्रेजों को दिया। नामक 3 गांव को अंग्रेजों को दिया। फुल स्टॉप। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी। कालांतर में जाकर अंग्रेजों ने कालांतर में जाकर अंग्रेजों ने कालांतर में जाकर अंग्रेजों ने कोलकाता को अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कालांतर में जाकर अंग्रेजों ने कोलकाता को अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया। कोलकाता 1774 से 1911 ईस्वी तक 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 भारत की राजधानी बनी रही। कोलकाता 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी बनी रही। कोलकाता 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी बनी रही। कोलकाता 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी बनी रही। फुल स्टॉप। और देखिए 1911 के बाद भारत की राजधानी बनी है दिल्ली। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार। कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, तृतीय दिल्ली दरबार 1911। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में जो आयोजित हुआ था उसी में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा। और फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी बनी दिल्ली। उससे पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कहाँ? कोलकाता। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता। क्लियर है? उसी में लिखिएगा 1911 के बाद, ऐसे लिखिए 1911 ईस्वी में हुए तृतीय दिल्ली दरबार 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 में 1911 ईस्वी में हुए तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि 1911 ईस्वी में हुए तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि
1911 ईस्वी में हुए तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा। और फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से और फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से और फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी दिल्ली बनी। अब देखिए एगो दूगो बात और जानिए। देखिए अंग्रेजों ने कोलकाता शहर को बसाया, उसे अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला। ओडिशा में अपना पहला कारखाना 1633 में बालासोर में खोला। और बिहार में अपना पहला कारखाना आलमगंज में 1620 में खोला। पटना के आलमगंज में 1620 में जो है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोलने का प्रयास बिहार में किया था। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नीचे से लिखिएगा, अंग्रेजों ने पॉइंट मार के, आगे पॉइंट मार के लिखिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला। 1651 में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने ओडिशा में अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने ओडिशा में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर में खोला। 1633 ईस्वी में बालासोर में खोला। अंग्रेजों ने ओडिशा में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर में खोला। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1920 में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कारखाना खोलने का प्रयास किया।
आगे आगे हेडिंग मारिएगा अब मद्रास। मद्रास मद्रास सुनिए, चेन्नई शहर का नाम सुने हैं जी? चेन्नई को ही पहले मद्रास कहा जाता था, या मद्रास को ही आज कहा जाता है चेन्नई। और इसका संस्थापक है फ्रांसिस डे। कौन है? फ्रांसिस डे। इसको अंग्रेजों ने रेंट पर लिया और बाद में जाकर के जो है इस पर अपना कब्जा कर लिया और अपना किला बनाया, जिस किला को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। तो नीचे से लिखिएगा मद्रास। इस शहर को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। इस शहर को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। इस शहर को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। इस शहर का संस्थापक इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू, चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में 1639। चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया, मतलब रेंट पर लिया। मद्रास को पट्टे 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 पर लिया। बाद में जाकर अंग्रेजों ने मद्रास में मद्रास में किला स्थापित किया। बाद में जाकर अंग्रेजों ने मद्रास में किला स्थापित किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज। बाद में जाकर अंग्रेजों ने मद्रास में किला स्थापित किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। अब नीचे लिखिएगा अंग्रेज। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा अंग्रेज सर्वप्रथम दक्षिण भारत दक्षिण भारत
में अपनी स्थिति, दक्षिण भारत में अपनी स्थिति, अंग्रेज सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया, दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया, दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और वहां अंग्रेज सफल भी हुए। और वहां अंग्रेज सफल भी हुए, वहां अंग्रेज सफल भी हुए क्योंकि दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों जैसा, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों जैसा शक्तिशाली राजवंश की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों जैसा शक्तिशाली राजवंश की उपस्थिति नहीं थी, मुगलों जैसा शक्तिशाली राजवंश की उपस्थिति नहीं थी। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद कमजोर पड़ रही, कमजोर पड़ रही, कमजोर पड़ रही, कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने, कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने उत्तर भारत, अंग्रेजों ने उत्तर भारत को भी जीत लिया और धीरे धीरे और धीरे धीरे और धीरे धीरे और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ, और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ, और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ, और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ, व्यापार करने के साथ साथ शासन प्रशासन भी करने लगे। सुनिए गुरुजी लोग, सुनिए, यहां पर सुनिए, थोड़ा समझिए। देखिए, अंग्रेज जब भारत आया ना, तो व्यापारिक छूट के लिए तरस रहा था। भारतीयों ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, भारतीयों ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। जैसे मुगल बादशाहों में जहांगीर ने
अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, शाहजहां ने भी व्यापारिक छूट दिया, औरंगजेब ने भी व्यापारिक छूट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापारिक छूट दिया मुगल बादशाह फारूक सियर, जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा। फिर इसके बाद आपको गोलकुंडा, गोलकुंडा कर्नाटक में पड़ता है। गोलकुंडा का सुल्तान था, उसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गोलकुंडा के क्षेत्र में 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, जिसे इतिहास में कहा जाता है सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान। सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान, गोल्डन फरमान मतलब समझिएगा आप, फर्रुखसियर ने जो व्यापारिक छूट दिया उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, और गोलकुंडा के सुल्तान ने जो व्यापारिक छूट दिया उसे कहा जाता है आपको सुनहला फरमान। तो अंग्रेज व्यापारी बनकर आया, भारतीयों से व्यापारिक छूट प्राप्त किया, भारत में व्यापार किया, लेकिन मूल तौर पर जब 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ और भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाते हुए भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और फिर भारत में शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी ले ली, और फिर भारत में शासन प्रशासन भी अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो ये चीज है। और एक बात आप जानिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर किसी यूरोपीय कंपनी ने भारत में कड़ी टक्कर दिया है तो वह है आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप इस बात को भी जानिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध को कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध, और कर्नाटक के युद्ध में अंतिम तौर पर विजयी अंग्रेजों की हुई। तो एकमात्र तो यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी हुआ जो अंग्रेजों को टक्कर दिया, लेकिन कर्नाटक के युद्ध में उस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक छत्र राज किया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छत्र राज किया। समझ गए? तो अब देखिएगा, यहां पर कंपटीशन के लिहाज से सिर्फ एक बात याद रखना है कि सुनहला फरमान किसे कहते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है अब हम लोग आ जाएंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और देखिए, ये तो अभी जो हम आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बतलाए हैं, यहां पर तो हम आपको ये बतलाए हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारतीयों से व्यापारिक छूट लिया, भारत में व्यापार किया। आगे और भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पूरे भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए आप ब्रिटिशों के विषय में ही पढ़ेंगे, अंग्रेजों के विषय में ही पढ़ेंगे। आगे भी जगह जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब आगे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ गए? तो अब यहां पर जो है थोड़ा सा लिखिएगा, एक पॉइंट और नोट दे करके लिखिएगा। लिखिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में
1632 ईस्वी में अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, जिसे गोल्डन फरमान, GOLDENFARMAN, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान कहा जाता है, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान कहा जाता है, जिसे गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान कहा जाता है। चलिए अब हेडिंग मारिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग मारिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब समझिएगा, आइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए फ्रांस में, जैसे यूरोप महादेश का एक देश है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, वैसे ही यूरोप महादेश का एक देश है फ्रांस। कौन देश है? फ्रांस। फ्रांस आपको यहां है, स्पेन और जर्मनी के बीच में यहां पर फ्रांस है, ठीक है। जो व्हाइट कलर से घेरे हैं यही है आपको फ्रांस। फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने को लेकर जो कंपनी स्थापित हुई है उसी को कहते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह कंपनी स्थापित हुआ है वर्ष 1664। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। इस समय फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां। इस समय फ्रांस का सम्राट था लुई 14वां। लुई 14वां। और यही कहा करता था, क्या जानते हैं? मेरे शब्द ही कानून है, ये कहा करता था, मेरे शब्द ही कानून है, संभवतः यही कहा करता था लुई 14वां। 16 लिख दिया है तो लुई 14वां। हाँ, लुई 14वां फ्रांस के सम्राट थे। लुई 14वां का मंत्री था, उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट लुई 14वां का मंत्री था, उसका नाम था कोलबर्ट। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही, लुई 14वां का प्रधानमंत्री था, यानी सबसे प्रमुख मंत्री था, एक प्रकार से कहिए सबसे प्रमुख मंत्री था कोलबर्ट। और लुई 14वां के प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रांस में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारत आकर के व्यापार करना। भारत आकर के भारत के साथ मसालों का व्यापार, नील का व्यापार, कपास का व्यापार, चाय का व्यापार, कॉफी का व्यापार, इन सभी वस्तुओं के व्यापार करने के उद्देश्य से ही फ्रांस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जो लुई 14वां है, इसका संबंध बुर्बो राजवंश से है। बुर्बो राजवंश से जो है आपको इसका संबंध है। पिछले दिनों बिहार एसआई का जो परीक्षा हुआ है,
उसमें आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और राजवंश ही पूछा गया था। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन लुई 14वां या लुई 16वां से संबंधित प्रश्न था और यह पूछा गया था कि लुई 14वां या लुई 16वां का संबंध कौन राजवंश से है। तो लुई 14वां का संबंध भी बुर्बो राजवंश से था और लुई 16वां का संबंध भी बुर्बो राजवंश से था, तो उस प्रश्न का उत्तर होता बुर्बो राजवंश। अब देखिएगा आप, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर के व्यापार करना शुरू की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर के व्यापार करना शुरू की और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के तौर पर ही अपना पहला व्यापारी कोठी 1668 में गुजरात के सूरत में खोला। गुजरात के सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कोठी 1668 में खोला। और देखिए, यूरोपीय कंपनी गुजरात के सूरत में ही अपनी व्यापारी कोठी खोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों होता था? देखिए, यूरोपीय कंपनी गुजरात के सूरत में ही अपनी व्यापारिक कोठी खोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए होता था क्योंकि सूरत मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश मुगल और सूरत मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र, यानी एक प्रकार से कहिए तो उस समय के भारत में, एक प्रकार से कहिए तो उस समय के भारत में जितने प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उन सभी प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में सूरत का एक अलग महत्व था। सूरत का एक अलग महत्व था। तो सूरत के एक अलग महत्व होने की वजह से ही सभी यूरोपीय कंपनी सूरत में ही अपनी व्यापारिक कोठी खोलने में अपना इंटरेस्ट जतलाने का काम किया करता था। क्लियर है? तो अब नीचे से आप लिखिए। अच्छा, नीचे से लिखने से पहले मैथ रीजनिंग आप लोग पढ़ लिए? नहीं ना पढ़े? हीरो मैथ रीजनिंग नहीं पढ़े हैं? आपको यहीं पढ़ना है। कहाँ घर है आपका? सासाराम। क्या नाम है? क्या? अच्छा, ठीक है। आपको यहीं मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है। जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग भी आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है? आए बट मारेंगे मुँह तोड़ देंगे। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में एक कप चाय दुकान पे मिलेगा। आए क्या मिलता है? क्या बोल रहे? प्रसाद। ओ अच्छा, वो प्रसाद भी फ्री में नहीं मिलता है। मान लिया जाए कि यहीं पर प्रसादी, अगर कोई खास अवसर पर यहीं पर प्रसादी वितरण होता है तो सबसे पहले आसपास के कोचिंग में चंदा काटता है, सबसे पैसा लेता, हम लोग से पैसा लेता है। ठीक है? कुछों में, हर चीज में। अब तो देखिए, पहले क्या था जानते हैं? पहले था कि सरस्वती पूजा में और दशहरा में चंदा कटता था। अब तो रामनवमी में भी कटता है। अब तो लगभग हर पर्व में कटता है। ठीक है? चंदा। तो वहां पर जो प्रसाद बंटता है ना, वहां पर जो प्रसाद बंटता है, हम लोग से पैसा ले करके जाता है और तब जाकर के जो है, हम पैसा कहाँ से देते हैं? आप जो हमको दिए हम वहीं से नहीं देते हैं महाराज, हम अपने बाबूजी के घर से पैसा ला के देते हैं। आप जो देते हैं हम वहीं से देते हैं। समझ गए? तो अप्रत्यक्ष तौर पर थोड़ा आप सोच करके देखिए, आप पैसा हमको दिए, हम उसको दिए और वो आपको प्रसाद खिलाया, वो भी फ्री में कहाँ हुआ? आए तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। समझे? तो हाँ, सुनिए। अब सुनिए, अब मूल पॉइंट पे आते हैं। लिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए, नया सेशन शुरू हुआ है 2024। अभी तो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आ न गया है? हाँ, आ गया। अब नया सेशन शुरू हुआ है, जैसे ही नया बछेड़ा आया है, समझे? तो ऐसे ही कुछ नए बछेड़े आए होंगे आप लोग, समझ गए?
तो जितना भी नया लोग है या जो अभी तक मैथ रीजनिंग नहीं पढ़े हैं और पढ़ना है, तो आपको यही पढ़ना है, समझ गए। और आज से जो है मैथ रीजनिंग का नया बैच आ रहा है, मूल बात यही है। आज से, आज 9 तारीख है ना जी, आज 9 अप्रैल है ना जी, है? हाँ डेमो चलेगा ना, हम डेमो देते हैं तो मैथ वाला मास्टर नहीं देगा डेमो, ठीक है। तो देखिए 9 अप्रैल यानी आज से शाम में 7 से 9 आपके बैच के ठीक बाद। देखिए जिसका ज्योग्राफी हो अपना ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, जो 5 से 7 पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है, अपना घूमने चले जाते हैं कहां कहां है ना, हाँ कहीं चले जाते हैं, उससे बढ़िया है कि 5 से 7 जीएस पढ़ लीजिए और 7 से 9 मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए और उसके बाद निकल जाइए अपना रूम और खाना पीना बना करके खा करके सो जाइए और सुबह में उठ करके रिवीजन कर लीजिए, या फिर रात में पढ़ने का आदत है तो खाना पीना खा करके रात में रिवीजन करके सो जाइए। जिसको जब पढ़ने का आदत है तब उठ करके रिवीजन कर लिया कीजिए। विदाउट रिवीजन कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, समझ गए। तो आज से मैथ और रीजनिंग का बैच आ रहा है, आज यानी 9 अप्रैल से, हाँ 9 अप्रैल से आज से आ रहा है, शाम में 7 से 9। इस क्लास के ठीक बाद नीचे वाला क्लासरूम में चलेगा। कौन क्लासरूम में? नीचे वाला जो क्लासरूम है उसमें जो है आपको मैथ रीजनिंग का क्लास चलेगा। पहला आवर मेरे ख्याल से रीजनिंग होगा और सेकेंड आवर मेरे ख्याल से मैथ होगा। 7 से 8 रीजनिंग, 8 से 9 मैथ। आप जाइएगा तो सर आपको बता देंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों है। 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग होगा और उसमें जो है डेमो है, डेमो भरपूर कीजिए। 1 सप्ताह से 15 दिन के बीच में कीजिए, ठीक है। कम से कम 1 सप्ताह, अधिक से अधिक 15 दिन, उतना में समझ में आ जाएगा महाराज। 15 दिन का डेमो हम दे रहे हैं, 1 दिन में 2 घंटा क्लास होगा, 15 दूना 30 घंटा, कम से कम 20 घंटा में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक समझने वाले को 1 से 2 क्लास में समझ में आ जाता है, समझ गए। लेकिन जो है आपको 1 सप्ताह, कम से कम 1 सप्ताह और अधिक से अधिक 15 दिन का डेमो हम अवेलेबल करवा रहे हैं और आप जाकर के पढ़िए और जो है काफी बेहतर मैथ रीजनिंग आपका हो जाएगा, हम यही बोल रहे हैं। लेकिन आप स्वयं भी जाकर के आजमा लीजिए, डेमो अवेलेबल है, ये है, जाकर के देखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, समझ गए। तो जाकर के जो है आप निश्चित तौर पर कीजिएगा। कौन कौन लोग कीजिएगा आज डेमो मैथ रीजनिंग का? है आपको करना, हाथ खड़ा कीजिए, इसको हम पढ़ा देंगे, आपको आगे ये बैठना है, ठीक है। हाँ एकदम नया बछेड़ा है, जानते हैं गीली मिट्टी है, इसको जो बनाएंगे वही बन जाएगा, समझ। आप लोग तो बुढ़ा गए समझे। सबको करना है, जो 5 से 7 के बाद उठ के चले जाते सबको करना। हाथ जो उठाए 2 गो 4 गो 10 गो सबको करना है, नीचे जाकर के, तो मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है। चलिए लिखिए अब, है टाइम अच्छा ना है, 7 से 9 टाइम ठीक है ना है जी, है ना, ठीक टाइम। आप लोग का हॉस्टल कब बंद होता है? 8:30 में कहां हॉस्टल बंद होता है? 9 बजे हॉस्टल बंद होता है। आप आकर के हमारे टेस्ट में देख लीजिएगा, उस सेंटर पे टेस्ट चलता है, पता है 500 से 600 लड़की रहती है, 9:30 बजे छुट्टी देते हैं। 500 से 600 लड़की रहती है, एक रो में तो पूरा आगे से लेकर पीछे तक लड़कियां रहती है, समझ गए। तो उस सब का हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाता है, तो 9:30 बजे आती टेस्ट देने के लिए, 9:30 बजे तक। ये झूठ बोल रही है ये सब, ठीक है। 8 बजे कहाँ हॉस्टल बंद होता है? 8:30 बजे कहाँ होता है हॉस्टल बंद? 9 बजे के बाद होता है, 9 बजे के बाद होता है ना, तब 9 बजे के बाद होता है। ये सब झूठ बोलने वाली सब है। सब करेगी मैथ रीजनिंग का क्लास, यहीं पर करेगी मैथ रीजनिंग का क्लास, बाहर कहीं नहीं करेगी।
हम मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियसली बोल रहे हैं, और आप लोग को भी बोल रहे हैं, जो एडमिशन नहीं लिए हैं कहीं यहीं पढ़िए, ठीक है। अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए उनको हम रखे हैं, जानते हैं 2 बार एसएससी सीजीएल में मैथ में 200 में 200 मार्क लाए हैं, रॉ मार्क 200 में 2, परसेंटाइल में तो 245 263 चला जाता, 245 और 263 चला जाता है, उसी आधार पे रखे थे। तो काफी शानदार पढ़ाएंगे, एकदम बच्चा की तरह जोड़ दू 4 ऐसे करके पढ़ाएंगे आपको, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखिए आप। हाँ जी ठीक पढ़ाते हैं। अरे हम रखे हैं महाराज, हम गड़बड़ मास्टर को रखे हैं, हम आज तक किसी मास्टर को रखे हैं, हम और बिट्टू झा के अलावा तीसरा यही ना है, तो गड़बड़ आदमी को हम रखिए नहीं सकते हैं, समझे। लिखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हेडिंग मारना है, हेडिंग मार लिए, आगे लिखिए। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल के दौरान फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल के दौरान फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहां पर कोलबर्ट के प्रयास से, यहां पे लिखा हुआ है उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, लुई 14वां का संबंध बुर्बो राजवंश से है। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, लुई 14वां का संबंध बुर्बो राजवंश से रहा है। बोर्ड पे लिख दिए हैं उधर, लुई 14वां का संबंध बुर्बो राजवंश से रहा है। बुर्बो राजवंश से रहा है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में
गुजरात के सूरत में 1668 में गुजरात के सूरत में खोला है। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। अभी जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए। कौन सी में हो? एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने है। मार्क सब भी तो दे दिया है, आंसर की भी दे दिया। हाँ, अब रनिंग होगा नहीं जी, रनिंग होगा ना, उसमें रनिंग होता है। उसके बाद तब मेडिकल, और उसके बाद तब डॉक्यूमेंट, और तब ना मेरिट, तब मेरिट। है पढ़िए, पढ़ने बोले बतिया रही है जी, पढ़िए। हैं ऑनलाइन करवाएं तो ऑफिस में कहिएगा कि हमको ऑनलाइन भी चाहिए, तो उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। वो चार्ज दीजिएगा ना, तब ऑनलाइन कर देगा। हंस का रही है, मारेंगे मुँह तोड़ देंगे, हंस रही है। बिना पैसा का कुछ होता है, हैं? मारेंगे मुँह तोड़ देंगे। आप लोग को जो है ना, सब पैसा आपका हम छीन लेंगे, एको को पैसा नहीं रहने देंगे आपके पास, ठीक है? सब पैसा छीन लेंगे आप लोग का, नहीं है पैसा। लड़की लोग को गार्जियन ज्यादा पैसा देता है, तो लड़का लोग को 5,000 मिलता है, तो ये सबको 8,000 मिलता है, समझे? है पढ़ लिए आप लोग, पढ़े? ये क्या हो गया? पीछे में देखिए पंखा चलिए रहा है, ये क्या हो गया? इसी क्लास में दिक्कत हो गया। अच्छा, आप लोग हल्ला मत कीजिए, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है, पीछे में सब चीज ठीक है, आगे ये में गड़बड़ हो गया। पीछे वाला लड़का लोग पंखो चल रहा नहीं जी, चलिए दीजिए तो। आइए याद करते हैं। अच्छा याद कीजिए ना, उसमें क्या है, सब चीज तो समझाइए दिया, लिखाइए दिया, यादें न करना, उसमें तो मुंह से बोलना है। पंखा तो हमारे सामने भी नहीं चल रहा है, गर्मी तो हमको भी लग रहा है, ठीक है? आइए, मुंबई का संस्थापक कौन था? हाय, गेराल्ड अंगियार, मुंबई का संस्थापक। मुंबई शहर कौन द्वीप पर है? कौन द्वीप पर है? प्रारंभ में मुंबई पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के कौन सम्राट से हुआ? चार्ल्स। और फिर चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने कौन क्षेत्र दिया? आए?
मुंबई दिया ना हो। इसके बाद ब्रिटेन के किस सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई 10 पाउंड वार्षिक किराया पर दिया? आए चार्ल्स। अच्छा, कौन से 3 गांव को मिलाकर कोलकाता नामक शहर को बसाया गया है? सूतानदी, कालीकाटा और गोविंदपुर। सूतानदी, कालीकाटा और सूतानदी, कालीकाटा और कौन से 3 गांव को मिलाकर कोलकाता शहर बसाया गया? कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी है? जॉब चार्नर। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी है? अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर किसे बनाया? कोलकाता भारत की राजधानी कब से कब तक रही है? 1774 से 1900। कोलकाता भारत की राजधानी कब से कब तक रही है? कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी किसे बनाया गया? दिल्ली भारत की राजधानी कब से बनी है? 1 अप्रैल 1900। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में कहां खोला? कहां खोला? अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना हुगली में कब खोला? अंग्रेजों ने उड़ीसा के बालासोर में कारखाना कब खोला? बिहार के पटना के आलमगंज में। बिहार के पटना के आलमगंज में। मद्रास को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मद्रास का संस्थापक। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे क्या कहा जाता? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट। अंग्रेजों ने जो मद्रास में अपना किला स्थापित किया उसे क्या कहा जाता? कहां के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया जिसे सुनहला फरमान कहते हैं? आए गोलकुंडा के सुल्तान। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600। इस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? फ्रांस के सम्राट। और फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के किस प्रधानमंत्री के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ है? किसके प्रयास से? लुई 14वां का संबंध कौन राजवंश से? कौन राजवंश से? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? कहां खोला है? कब खोला? कब खोला है? 1668 गुजरात के सूरत। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। और जिनको भी मैथ रीजनिंग पढ़ना है आप जाकर के डेमो कर लीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन है डेमो। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।